कुछ लोग हमारे जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है अमेज़न का, उनके लिए मैं थोड़ा-सा इसको बेसिक लेवल से आपको बताऊँगा। अच्छा, ये आपका पेज है अ, amazon.com US.co.uk यूके का, ठीक है? ये आपने ओपन कर लिया। अच्छा, जो जो बायर्स होता है ना पोर्टल, जिससे बायर्स जाके बाय करते हैं, ठीक है? वो इस लिंक से करते हैं जाके। और आप लोगों ने जो एक्सेस करना होता है, अपना अकाउंट ओपन करना होता है, उसका लिंक डिफरेंट होता है। वो होता है sellercentral.amazon.com या sellercentral.amazon.co.uk, आप वहाँ से उसको ओपन करते हैं, ठीक है? लेकिन बायर्स जहाँ से आते हैं, वो डायरेक्ट amazon.com या amazon.co.uk वहाँ पे जाते हैं और वहाँ से बाय करते हैं चीज़ें, ठीक है? अच्छा, ये जब आपने इसको ओपन कर लिया तो इसमें आप आ जाएँ, आपको प्रोडक्ट्स की एग्ज़ाम्पल ये देखें, ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? ये सब प्रोडक्ट्स हैं जो उसके ऊपर सेल हो रही हैं। यहाँ पे आप आते हैं तो ये शॉप बाय डिपार्टमेंट, बुक्स है, बुक्स होंगी यहाँ पे, फ़िल्म्स, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है? प्रोग्राम्स एंड फीचर हैं इसके। और यहाँ पे आपको बेस्ट सेलर आप क्लिक करते हैं तो जो हाई सेल्स वॉल्यूम वाली जो इसकी आइटम्स होती हैं, जिनका सेल्स वॉल्यूम बहुत अच्छा होता है, जो अच्छी सेल हो रही होती हैं, वो आइटम्स आपको ये दिखा देता है। यहाँ पे ये डिफरेंट कैटेगरीज़ आई हुई हैं। बेबी प्रोडक्ट्स आप करेंगे, बेबी प्रोडक्ट्स आ जाएँगी, ठीक है? और इसके बाद हैंडमेड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे, आपको हैंडमेड प्रोडक्ट्स की नज़र आना शुरू हो जाएँगी सारी। ठीक है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, होम एंड किचन, ये सब इस तरह यहाँ पे कैटेगरीज़ बनी हुई हैं। और ये हर कैटेगरी की जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, वो ये यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है? हर कैटेगरी की जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, वो आपको बेस्ट सेलर्स के अंदर दिखा रहे हैं। ठीक है? इसी तरह अभी क्रिसमस का टैब आया हुआ है, क्रिसमस की वजह से उसकी चीज़ें आ जाएँगी, न्यू रिलीज़ टॉयज़ एंड गेम्स, ब्यूटी, ठीक है? होम एंड गार्डन, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है? नीचे भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज़ वो दी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे ये एक प्रोडक्ट आपको नज़र आ रही है, ये नाइफ सेट है, वुडन ब्लॉक, ठीक है? और इसके साथ ये मीट सिज़र्स भी हैं, नाइफ सेट भी है, शार्पनर भी है, ये सारा कुछ एक ब्लॉक है, उसके अंदर ये पड़ा हुआ है, ठीक है? ये एक एग्ज़ाम्पल है प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट की, ठीक है? प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट क्या होती है कि जिसमें आप प्राइवेट लेबल, उसके नाम से आप समझ लें कि आपका प्राइवेट लेबल होता है उसके ऊपर, ठीक है? इन सिंपल वर्ड्स, आपका अपना लेबल उस प्रोडक्ट के ऊपर लगा होगा, ठीक है? जो आपके ब्रांड की प्रोडक्ट है, जिसको आपने अपनी पैकिंग से सेल कर रहे हैं, अपने नाम के साथ जिसको आप सेल कर रहे हैं, वो एक प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट होती है, प्राइवेट लेबल की वो एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? जैसे ये है, अब नाइफ सेट, ये किस नाम से है? ये टोनी शार्प इसका ब्रांड का नाम है, ठीक है? जिस भी प्रोडक्ट को आप ओपन करेंगे ना, तो उस प्रोडक्ट का जो फर्स्ट पे ये न होता है ना नाम, आपकी प्रोडक्ट टाइटल में सबसे पहले उसका ब्रांड नेम लिखा होता है। टाइटल में सबसे पहले यहाँ पे ब्रांड नेम आता है, ठीक है? तो ये टोनी शार्प, ये इसका ब्रांड, यहाँ पे भी ये देखिए ऊपर ब्रांड टोनी शार्प यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये क्योंकि टोनी शार्प किसी बंदे ने खुद अपनी प्रोडक्ट बना के, अपना लेबल लगा के उसको लॉन्च किया है, ठीक है? तो ये उस बंदे की एक प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट को कोई और बंदा सेल नहीं कर सकता, ठीक है? अगर इसने ट्रेडमार्क रजिस्टर किया हुआ है, तो टोनी शार्प के नाम से और इस पैकिंग से कोई और बंदा इसको सेल नहीं कर सकता, ठीक है? इसके राइट्स सिर्फ़ टोनी शार्प को सेल करने के ये इस ब्रांड के पास हैं, ठीक है? क्योंकि ये इस ब्रांड की प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट है। और यहाँ पे देखिए, ये नाइफ के ऊपर भी उन्होंने ये लेज़र से वहाँ पे लिखा हुआ है टोनी शार्प, ठीक है? तो ये टोनी शार्प जो है वो यही बंदा सेल कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। ये इसका एक प्राइवेट लेबल है। और अगर तो इसने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया हुआ है, प्राइवेट लेबल में हम ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाते हैं। ट्रेडमार्क क्या होता है कि ये जो आपका टोनी शार्प है ना लिखा हुआ, अ,
1 मिनट। ये, ये जो आपका लोगो है, आपका ब्रांड नेम है, आप इसको अगर आप यूके में लॉन्च कर रहे हैं, तो आप यूके गवर्नमेंट के साथ इसको रजिस्टर करवा लेते हैं कि इस लोगो का, इस ब्रांड नेम का मैं ओनर हूँ और इसको और कोई बंदा जो है वो इसको कॉपी ना कर सके। ठीक है? जिस तरह पाकिस्तान में भी आपको पता होगा ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाते हैं। तो वर्ल्ड वाइड जहाँ भी जिस भी कंट्री में आप लॉन्च करें, वहाँ पे उसका आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लेते हैं और उस ब्रांड के, उस नाम के फिर आप ही ओनर होते हैं, कोई इसको कॉपी नहीं कर सकता। तो अगर तो इसने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया हुआ है, तो फिर कोई भी इसको कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है? अदरवाइज़ अगर नहीं करवाया हुआ, तो फिर कोई भी बंदा इसको इस नाम से सेल करना स्टार्ट कर सकता है, ठीक है? तो ये थी एक प्राइवेट लेबल की एग्ज़ाम्पल, प्राइवेट लेबल क्या होता है वो। इसी तरह ये देख लें, ये सेट है, तो ये किसका है ये? प्रेटी रोज़री स्टोर, ठीक है? प्रेटी रोज़री, ये ब्रांड नेम है इसका और ये इस ब्रांड की एक प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट की ये एक एग्ज़ाम्पल है। इसी तरह ये आ जाएँगे केओआई आर्टिज़न स्टोर, केओआई आर्टिज़न जो है ये इसका ब्रांड नेम है और ये इनका एक प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट है, ये उसकी एग्ज़ाम्पल है। अच्छा आपको प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट वो पता चल गया कि वो क्या होता है। अब हमने अपनी अगर प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करनी है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि जो चीज़ अमेज़न के ऊपर ऑलरेडी लॉन्च्ड है और वो बहुत अच्छी सेल हो रही है, ठीक है? अमेज़न पे ऑलरेडी लॉन्च्ड है और बहुत अच्छी सेल हो रही है, हम उसी प्रोडक्ट को हम भी लॉन्च करते हैं, ठीक है? हम क्या करते हैं, वही प्रोडक्ट एक सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम उसका चाइना में ऑर्डर करते हैं या पाकिस्तान में ऑर्डर करते हैं, वियतनाम, बांग्लादेश, कहीं पे भी आप उसका ऑर्डर करेंगे जहाँ पे वो बन रही है और उसके ऊपर अपना ब्रांड नेम लिखवाएँगे, उसकी पैकिंग अपनी ब्रांड नेम के साथ करवाएँगे और अपनी पैकिंग करवाने के बाद अपने ब्रांड नेम के साथ हम उसको अमेज़न के वेयरहाउस में भेज देते हैं, ठीक है? तो वो आपकी अपनी एक प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये टोनी शार्प का ये नाइफ सेट है, आपने ये देख लिया भई ये बहुत अच्छा सेल हो रहा है, ठीक है? अगर मैं भी इसी तरह का नाइफ सेट बनाऊँ, तो मेरी भी अच्छी सेल्स होने लग जाएँगी। वो कैसे पता चलेगा, वो तो हम सारे जो क्राइटेरियाज़ है वो चेक करेंगे जो कि हम अपकमिंग लेक्चर्स में उसको देखेंगे। आप अपना ब्रांड बनाएँगे इसी नाइफ सेट के साथ, नाइफ सेट की आप इसकी चीज़ें उसी तरह की रखते हैं। इसके जो होल्डर है उसकी ओरिएंटेशन थोड़ी चेंज कर लेते हैं। टोनी शार्प जो है उसकी जगह आपने अपना ब्रांड नेम यहाँ पे एबीसी एक्सवाईज़ेड आपका ब्रांड नेम आ गया और यही प्रोडक्ट आपने लॉन्च कर दिया, ठीक है? अब आपको ये कैसे पता चला कि ये जो प्रोडक्ट है ये अमेज़न के ऊपर बहुत अच्छी सेल हो रही है और मैं अगर लॉन्च करूँगा तो मेरी भी अच्छी सेल होगी इससे, ठीक है? उसके लिए क्राइटेरिया डिफरेंट चीज़ों का, उसमें वो चीज़ें क्या हैं, सेल्स वॉल्यूम, उस प्रोडक्ट का उसकी सेल्स कितनी है, उसकी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कितनी हैं, वो कितनी पुरानी सेल हो रही है अमेज़न पे, उसमें रिव्यूज़ कितने हैं, ठीक है? ऑलरेडी जो सेलर है उसके रिव्यूज़ कितने हैं, उसकी प्राइस क्या है, प्राइस बहुत कम तो नहीं है और प्राइस बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है? हमें इसमें प्रॉफ़िट होगा या नहीं होगा। वो आइटम जो है वो आपकी ट्रेंडी या सीज़नल तो नहीं है। कुछ आइटम्स होती हैं वो ट्रेंडी होती हैं, वो आती हैं, बहुत ज़्यादा बिकती हैं, लेकिन 2, 3, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद उनका ट्रेंड खत्म हो जाता है और वो आइटम्स फिर लोग नहीं लेते, ठीक है? वो आइटम ट्रेंडी तो नहीं है, सीज़नल आइटम क्या होती है वो प्रोडक्ट आपकी जो जैसे कुछ सर्दियों की आइटम है, कुछ गर्मियों की आइटम, ठीक है? आपकी जैकेट्स, कोट्स इस तरह की चीज़ें जो वार्म अपर्स कैप्स इस तरह की जो सर्दियों वाली हैं, वो सीज़नल आपकी सर्दियों की चीज़ें हैं, ठीक है? गर्मियों की आपकी वो सेपरेट हैं, तो वो इस तरह की सीज़नल ना हो, ठीक है? वेदर से रिलेटेड सीज़नल या
कुछ इवेंट से रिलेटेड भी सीज़नल होती हैं, जैसे हैलोवीन है। हैलोवीन की चीज़ें हैलोवीन में यूज़ होने वाली, वो सारी हैलोवीन के सीज़न में ही बिकती हैं, ठीक है? क्रिसमस के सीज़न में कुछ आइटम्स बिकती हैं, वो क्रिसमस के सीज़न में बिकने वाली हैं, वो भी सब सीज़नल है। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हम चेक करने के बाद प्रोडक्ट को फाइनल करते हैं कि या क्या ये प्रोडक्ट हम सेल करेंगे तो हमें इसमें प्रॉफ़िट होगा, ये प्रोडक्ट चलेगी या नहीं चलेगी, ठीक है? तो ये जो सारा प्रोसेस है एक प्रोडक्ट को फाइनल करने का और उसमें से एक आप समझ लें कि लॉन्चेबल प्रोडक्ट निकालने का, ये प्रोसेस सारा प्रोडक्ट हंटिंग कहलाता है, ठीक है? ये सारा प्रोसेस जो है ये प्रोडक्ट हंटिंग है। अच्छा, अब इस प्रोडक्ट हंटिंग का जो प्रोसेस है इसके अंदर भी आगे 2 पार्ट्स हैं इसके। इसके आगे 2 पार्ट्स हैं। इसका पहला पार्ट है एक प्रोडक्ट रिसर्च और दूसरा पार्ट है प्रोडक्ट वैलिडेशन, ठीक है? प्रोडक्ट रिसर्च में क्या होता है कि हम आइडियाज़ जनरेट करते हैं और डिफरेंट नीश में प्रोडक्ट्स ढूँढते हैं, ठीक है? आइडियाज़ को जनरेट करना, नई-नई प्रोडक्ट्स को निकालना, डिफरेंट नीश को एक्सप्लोर करना, उनसे एक फिज़िबल प्रोडक्ट्स को निकालना, ये सारा काम प्रोडक्ट रिसर्च में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने प्रोडक्ट रिसर्च की आपने होम एंड किचन जो है कैटेगरी, उसके अंदर गए और आपने होम एंड किचन में से कोई 10 से 15 प्रोडक्ट्स इनिशियली आपने फाइनल कर ली, ठीक है? प्रोडक्ट रिसर्च में हम एक लूज़ क्राइटेरिया रखते हुए डिफरेंट प्रोडक्ट्स को निकाल लेते हैं, ठीक है? लूज़ क्राइटेरिया रखते हुए हम प्रोडक्ट्स निकाल लेते हैं। वो क्राइटेरिया के अंदर प्रोडक्ट प्राइस, रिव्यूज़ उसकी प्रॉफ़िटेबिलिटी, उसकी सेल्स, कॉम्पिटिशन, ये सारा कुछ होता है। ये सारा क्राइटेरिया हमने सेट करके तो 10 से 15 आइटम्स निकाल ली हमने होम एंड किचन के अंदर ही, या हमने 5 होम एंड किचन की निकाल ली, 5 स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स में निकाल ली, 5 किसी और में निकाल ली, 15 प्रोडक्ट्स हमारी हो गई, ठीक है? ये हमने प्रोडक्ट रिसर्च कर ली। अब उसको हम डिटेल में देखते हैं कि किस तरह से करनी है। प्रोडक्ट रिसर्च में हमने 10 से 15 आइटम्स निकाल ली। अब इन 15 आइटम्स में से कौन-सी हैं जो कि या कौन-सी 1 या 2 आइटम्स हैं जो कि फाइनली हम लॉन्च करेंगे, ठीक है? 1 से 2 आइटम्स कौन-सी हैं जो फाइनली हम लॉन्च करेंगे, जो कि हमारे जो फाइनल क्राइटेरिया है उसके ऊपर पूरी उतरती है, वो जो स्टेप होगा आपका वो प्रोडक्ट वैलिडेशन में होगा, ठीक है? ये सारा काम प्रोडक्ट वैलिडेशन में होगा कि हम 10 से 15 आइटम्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे, इसके अंदर से मोस्ट फिजिबल 1 और 2 प्रोडक्ट्स को फाइनल करेंगे, वो प्रोडक्ट वैलिडेशन के अंदर हम कर रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट हंटिंग के 2 पार्ट्स हैं, ठीक है? ये 2 पार्ट्स को हमने लेके चलना है। पहला पार्ट है हमारा प्रोडक्ट रिसर्च, दूसरा पार्ट है आपका प्रोडक्ट हंटिंग। अच्छा, प्रोडक्ट रिसर्च जो है आज हम जो कवर करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग का पार्ट वो हम करेंगे प्रोडक्ट रिसर्च, ठीक है? जिसमें हम डिफरेंट आइडियाज़ को निकालेंगे और आइडियाज़ जनरेट करके डिफरेंट कैटेगरीज़ को एक्सप्लोर करके एक लूज़ क्राइटेरिया रखते हुए हम काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स को निकाल लेते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले इसके कोई 5, 6, 7, 8 मेथड्स हैं। मेथड आप खुद भी आपके जनरेट होते रहते हैं जैसे-जैसे आप मतलब एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इनिशियली मैं आपको इसके कोई 5-6 मेथड्स बता दूँगा, जहाँ से आपको एक अच्छे आइडियाज़ जनरेट हो सकते हैं, जिनको आप आगे लेके चल सकते हैं, ठीक है? अभी तक का 1 मिनट चैट कर लूँ। अभी तक आप लोग मेरे साथ हैं, समझ आ रही है? ये मुझे बता दें चैट में। ओपन किया मैंने। खलीकुर रहमान साहब आपको क्या समझ नहीं आई बताएँ? प्रोडक्ट रिसर्च तो अभी हमने करनी है। प्रोडक्ट रिसर्च मैंने आपको बताया कि जिसमें हम आइडियाज़ को जनरेट करते हैं
और एक जो अब वाइड क्राइटेरिया के साथ हम काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करते हैं, वो प्रोडक्ट रिसर्च के स्टेप में करते हैं। नहीं, ये प्राइवेट लेबल जो प्रोडक्ट है, ये उसको हम देख रहे हैं, ठीक है? ये प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट जो लॉन्च किस तरह से करते हैं, उसको हम देख रहे हैं। भाई इर्रेलेवेंट क्वेश्चंस ना करें, प्लीज़, इर्रेलेवेंट क्वेश्चंस ना करें। अच्छा, अभी हम इसको करते हैं आगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा एक प्रोडक्ट रिसर्च का, ठीक है? प्रोडक्ट हंटिंग मैंने आपको बता दी कि हमने एक जो अच्छी प्रोडक्ट एक अच्छी प्रोडक्ट जो फाइनल करनी है लॉन्च करने के लिए उसको प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं, जो फिजिबल प्रोडक्ट है, ठीक है? और उस प्रोडक्ट हंटिंग के आगे 2 पार्ट्स हैं, एक प्रोडक्ट रिसर्च है और एक प्रोडक्ट वैलिडेशन है, ठीक है? अब प्रोडक्ट रिसर्च की क्या-क्या मेथड्स हैं, उसको हम देखते हैं। अच्छा, 1 मिनट में स्लाइड्स में भी देख लूँ। यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें याद आ जाती हैं कि कोई कॉन्सेप्ट छोड़ा तो नहीं है मैंने। प्राइस हाउ टू फाइंड हाई डिमांड कंसीडरिंग लेस प्रोबेबिलिटी। अच्छा, ठीक है। इन चीज़ों की तो आपको अभी समझ नहीं आएगी। चलें वहाँ पे उधर मेथड के साथ ही चलते हैं क्योंकि ये आप लोगों के लिए फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अच्छा, आपने amazon.co.uk खोला, amazon.com खोला और उसके बाद आपने सबसे पहला काम जो करना है, आपने यहाँ पे जिस कंट्री में भी आप प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, आपने उसका यहाँ पे एड्रेस दे देना है, ज़िप कोड दे देना है, ठीक है? यूके के केस में आप उसको गूगल भी कर सकते हैं, यूके का कोई भी ज़िप कोड ले लें, ये आ गया WC1X0ND, ये अपने पास कॉपी करके रखें और आप इसको यहाँ पे पेस्ट करके अप्लाई कर दें। अगर आप amazon.com के ऊपर जा रहे हैं, तो 1 000 आप यहाँ पे 1 000 5 या 1 000 1 2 3 वो आप कोड डाल देंगे, अगर आप यूएस amazon.com के ऊपर हैं, ठीक है? तो वहाँ से आप फिर आपका जो एड्रेस है, वो अमेज़न को पता लगेगा कि ये यूएस का है और वो आपको रिज़ल्ट्स जो हाइली रेलेवेंट हैं, सारे वही दिखाएँगे, ठीक है? ये यूके है, तो मैंने अभी इसको WC1X0ND यहाँ पे डाल दिया और ये डिलीवर टू लंदन आ गया और ये मुझे सारी सर्चेस जो है वो ही दिखाएँगे, ठीक है? इसके बाद आप आ जाएँ अभी हमने बेसिकली प्रोडक्ट आइडियाज़ लेने हैं, ठीक है? कि हमने कौन-सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम लॉन्च कर सकते हैं, इस तरह के हमने प्रोडक्ट आइडियाज़ लेने हैं। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं कोई भी आप एक वर्ड लिखेंगे और उसके साथ आपको जो सजेशंस हैं, वो एक तो अमेज़न खुद ही देना शुरू हो जाएगा कि उस कैटेगरी में, उस टाइप के साथ क्या-क्या प्रोडक्ट्स और हो सकती हैं, ठीक है? जैसे मैंने प्लास्टिक लिखा तो प्लास्टिक के साथ इसने स्टोरेज बॉक्स, स्ट्रॉज़, वॉलेट्स, कप्स, ठीक है? और ये शैम्पेन फ्लूट्स, शॉट ग्लासेस, ये सब कुछ ये आ गया। यहाँ पे इसको मैं आयरन लिखता हूँ साथ, तो ये आयरन की चीज़ें आ गई, आयरन टैबलेट्स, सप्लीमेंट्स, बोर्ड, ठीक है? या मेटल आप साथ लिख रहे हैं, मेटल स्ट्रॉज़, बॉटल्स, डिटेक्टर्स। तो ये एक तरीका होता है आपका कोई भी लेने का, आइडियाज़ लेने का, ठीक है? आपको आइडियाज़ कोई नहीं आ रहे कि मैं कौन-सी कैटेगरी में जाऊँ, क्या करूँ? तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका है एक। वुड आपने लिखा, ठीक है? वुड आप इसके साथ आ जाएँ। अच्छा, इधर इसके आगे भी आप जो भी लेटर लगाएँगे ना, उस लेटर के आगे भी आपको आइडियाज़ मिलने शुरू हो जाएँगे। वुड के साथ हमने ए लगाया तो एक्स, एडवेंट कैलेंडर, एडहेसिव,
ठीक है? वुड एंड मेटल पेंट, ए4 फ्रेम, वुड आर्ट, इसके साथ आप बी लगाएँ, वुड बर्नर फैन्स, बर्निंग चिप बर्नर, सी लगाएँ, क्रेविंग टूल्स, चिज़ल सेट्स, ठीक है? क्रेविंग सेट, कैट लिटर, तो ये सब आपको यहाँ से आइडियाज़ मिलते जाएँगे। ये आपने बोला ये आप एक पूरी जो कैटेगरी है उसके अंदर एंटर हो गए, ठीक है? इस कैटेगरी में अब ये काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स आपको नज़र आ गई। इन प्रोडक्ट्स के ऊपर आप अपना जो क्राइटेरिया जो मैं आपको अभी बताऊँगा, आप वो अप्लाई करेंगे और फिर आप वहाँ से इन प्रोडक्ट्स को नैरो डाउन करते जाएँगे, ठीक है? एक ये मेथड आपके पास आ गया, दूसरा आप आ जाएँ बेस्ट सेलर्स में। बेस्ट सेलर्स में आके आप कोई भी एक कैटेगरी को ओपन कर लें। जैसे हम यहाँ पे आ गए हैं स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स में हम आ जाते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स के अंदर फिर आगे आपको यहाँ पे जो मेन पेज के ऊपर ना कैटेगरी के मेन पेज के ऊपर आपको फिजिबल या कंपीटिंग प्रोडक्ट्स आपको नहीं मिलेंगी। क्योंकि यहाँ जो मेन पेज पे हैं, ये कौन-सी प्रोडक्ट्स हैं, जिनका सेल्स वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। और सेल्स वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होने का मतलब है कि उनमें कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम मेन पेज पे नहीं रहेंगे, हम फर्दर इसको नैरो डाउन करेंगे, ठीक है? हम आके स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स में भी आगे जाके हम और देखते हैं, बॉक्सिंग में आ जाते हैं। यहाँ पे अब बॉक्सिंग की चीज़ें आ गई सब, ठीक है? यहाँ पे आपका थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन कम होगा, थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन यहाँ पे आपका कम हो गया, फर्दर आप कॉम्पिटिशन कम करने के लिए क्या करेंगे कि आप अगले पेजेज़ के ऊपर जाना शुरू कर देंगे इसके। पेज 1 था, पेज 2 के ऊपर चल जाएँ। यहाँ पे अब जो प्रोडक्ट्स आ गई हैं, उनमें इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन कंपैरेटिवली नहीं है, ठीक है? और इधर से आप आगे भी कैटेगरीज़ में जा सकते हैं। आप इधर यहाँ पे ग्लव्स में जा सकते हैं, ठीक है? क्लोथिंग, पैड्स, प्रोटेक्टिव गियर, पंच, बैग एक्सेसरीज़, सेट्स, ठीक है? सेट देखते हैं कौन से सेट्स हैं। ये सेट बने हुए हैं ग्लव्स के और बाकी चीज़ों का सेट पूरा बना हुआ है। ये देखिए, आप फर्दर आप उसमें और ज़्यादा आपने नैरो डाउन किया निश को तो आपके कॉम्पिटिशन और कम हो गया। अच्छा, ये तो आप एक कैटेगरी के अंदर आ गए, उस कैटेगरी के अंदर एक सब कैटेगरी में आए, उसकी और सब कैटेगरी में आए, ठीक है? फिर आप मेन पे जाएँ, यहाँ पे आपको कोई समझ नहीं आ रही। मेन पे जाके आप किसी और कैटेगरी में आ जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे होम एंड किचन में आ गए, ठीक है? होम एंड किचन में आगे आके फिर आपकी कैटेगरीज़ हैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, आर्ट वर्क, बाथरूम, बेडिंग एंड लिनन, क्लीनिंग सप्लाइज़, फर्नीचर, होम एक्सेसरीज़ में आप आ गए। अब होम एक्सेसरीज़ में भी कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं, बास्केट्स हैं, क्लॉक्स, ऑर्गेनाइज़र्स, डेकोरेशन, फायरप्लेस, इंडोर फाउंटेन्स, ठीक है? मैं ये सब कुछ मनी बॉक्सेस, स्लिप कवर्स, स्लिप कवर्स को आपने ये ओपन कर लिया। इसके ऊपर भी आके आप आगे अगले पेजेस पे जाते जाएँ तो कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता जाएगा और आपको प्रोडक्ट के आइडियाज़ मिलते जाएँगे, ठीक है? ये तो मेथड है कि आपने आइडियाज़ कहाँ से लेने। आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल आइडियाज़ कहाँ से आएँगे कि हम कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है? अब आगे इसका अगला स्टेप है कि आप इन सब प्रोडक्ट्स में से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये एक इसको ओपन कर लिया, एक इसको ओपन कर लिया और इसको ओपन कर लिया आपने। तो आपने देखना है कि इन जो ये 3-4 प्रोडक्ट्स मैंने ओपन किए हैं, इन 3-4 प्रोडक्ट्स में से कौन-सी अ, अच्छी प्रोडक्ट है जो कि सेल हो सकती है।
ठीक है? जिसको मैं लॉन्च कर सकता हूँ। उसके ऊपर फिर आप आगे अपने क्राइटेरियाज़ वो अप्लाई करते हैं। एक मिनट जी। हाँ जी, इन्होंने बताई इमाम खान एक्सपेंडर गूगल भी एक ये है आपकी जो एक्सटेंशन है, वो एक्सटेंशन भी आप कर सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पे मिल जाते हैं सजेशंस, ठीक है? वो यहाँ पे आपको सजेशंस जो है वो आपने वो जब इसकी क्रोम एक्सटेंशन की होगी, तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिख रहे हैं अभी प्लास्टिक लिख रहे हैं, तो एक तो ये सजेशंस हैं और वो एक्सटेंशन भी आपको काफ़ी सारी सजेशंस वहाँ पे दे रही होगी, ठीक है? कीवर्ड एक्सपेंशन या इस तरह करके उसका नाम है, ये इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे हफ्सा अख्तर ने। कीवर्ड एक्सपेंडर मेरे ख्याल वही नाम है, तो वहाँ से आप वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा सजेशंस जो है वो एक्सटेंड कर देता है। अच्छा ये कौन-सी आइटम्स में हमें जाना है, कौन-सी में नहीं जाना, वो अभी बताते हैं आपको, ठीक है? वो अभी आपको वो हम डिस्कस करते हैं। अच्छा प्रोडक्ट आइडियाज़ लेने का अभी ये एक मेथड मैंने आपको बताया। इसमें और भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं, वो अभी बताते हैं आपको। एक मिनट इस स्लाइड्स में से पहले आप चीज़ें देख लें इनिशियल कि कौन-कौन सी चीज़ें होंगी जो कि हम जो प्रोडक्ट में जो या आइडियाज़ हम ले रहे होंगे, उसके अंदर हम कौन-सी चीज़ें देखेंगे कि ये होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो है कि प्रॉफिटेबिलिटी आपने देखना है कि जो प्रोडक्ट आप ओपन कर रहे हैं, ये अब ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आपको सिर्फ़ इन चीज़ों का रफ़ आइडिया होना चाहिए, ठीक है? एग्ज़ैक्टली आप इन सब चीज़ों को अभी नहीं बता सकते, क्योंकि अभी आपको नहीं पता कि प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह से कैलकुलेट करनी है और सब कुछ। तो अभी ये सिर्फ़ यहाँ पे रफ़ आइडिया की बात हो रही है, कि जो चीज़ आप ओपन कर रहे हैं, आपको देखना पड़ेगा कि ये जो इसकी सेलिंग प्राइस ऑलरेडी लगी हुई है, इससे कम में हम सेल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है? अब इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको देखना पड़ता है कि उसकी जो कॉस्ट है वो क्या है और उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें इन्वॉल्व्ड हैं जिससे उसकी कॉस्ट बनती है। अच्छा कॉस्ट किस तरह से निकल रही है? आपकी सबसे पहले तो लैंडेड कॉस्ट है। लैंडेड कॉस्ट क्या है? द कलेक्टिव कॉस्ट टू प्रोड्यूस एंड ट्रांसपोर्ट योर प्रोडक्ट टू अमेज़न्स वेयरहाउस। ल ये लैंडिंग कॉस्ट होती है, एक मिनट। अच्छा लैंडिंग कॉस्ट में अब आप ये देख लें कि क्या-क्या चीज़ें इन्वॉल्व्ड होती हैं, इसको आप समझ लें। सबसे पहली चीज़ जो है वो तो आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइस है, वो इन्वॉल्व होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक ये लिया है अभी जो हमने देखा था नाइफ सेट, इसकी चाइना में जो प्राइस है वो $10 है। $10 का ये वहाँ पे आपको अलीबाबा के ऊपर मिल रहा है, ठीक है? ये पाकिस्तान से आपने बनाया इधर लोकली तो आपको $6-7 का ये पड़ गया। अच्छा अब इस $10 के बाद जो अगली चीज़ होगी आपकी इससे उससे पहले तो आप सैंपल्स मँगवाएँगे, इसके सैंपल्स मँगवा के उसको चेक कर रहे होंगे, वो सैंपल्स की कॉस्ट भी और उसकी डिलीवरी की कॉस्ट वो भी बीच में आपकी ओवरऑल जो आप इन्वेंटरी ऑर्डर कर रहे होंगे, उसके अंदर आ जाएगी। क्योंकि सैंपल्स की जो डिलीवरी चार्जेज़ होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। एक तो आपकी ये उसकी प्रोडक्ट की प्राइस आ गई, ठीक है? $10 हमने ले लिया कि उसकी प्राइस आ गई। आपने ऑर्डर किया, आपकी इन्वेंटरी जो है वो तैयार हो गई। आप पहले हमने 30% पेमेंट कर दी, ठीक है? आपकी इन्वेंटरी वहाँ पे तैयार हो गई सारी। उसके बाद आप इंस्पेक्शन टीम वहाँ पे भेजेंगे कि जो आपकी इन्वेंटरी रेडी हुई है, जो कि आपकी चीज़ें तैयार हुई हैं, वो अप टू द मार्क हैं या नहीं है, वो आपके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं या नहीं है, उनमें कोई फॉल्ट्स तो नहीं है, ठीक है? उसके लिए आप इंस्पेक्शन टीम वहाँ पे भेज दें।
इंस्पेक्शन के लिए काफ़ी सारे मेथड्स हैं, जो प्रोडक्ट सोर्सिंग के लेक्चर्स होंगे उसको हम डिटेल में देखेंगे। आपने इंस्पेक्शन के लिए भेजा, इंस्पेक्शन आपकी हो गई, उसके बाद आप उसको उस प्रोडक्ट ने विद इन चाइना को स्टेबल करना होता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक स्टेट में है चाइना की या एक सिटी में है जहाँ से डायरेक्टली शिपमेंट बाय सी नहीं होती। तो उस सिटी से वो दूसरे सिटी में जाएगा, जो सी पोर्ट है वहाँ पे जाएगा। तो सी पोर्ट पे जब जाएगा तो उसके कुछ एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है? वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होंगे, शिपमेंट चार्जेस होंगे। अब सी पोर्ट से आगे फिर वो अ, वहाँ पे बाय सी या बाय एयर एयरपोर्ट के ऊपर जाके वो शिप होता है आपके यूएस या यूके में। एक आपको शिपमेंट चार्जेस ये वाले पड़ रहे हैं, जो कि आपको चाइना से यूएस या यूके में आपकी प्रोडक्ट आई, तो उसके ऊपर जो शिपमेंट चार्जेस है वो है। उसके बाद जब आपकी प्रोडक्ट पहुँच गई यूएस या यूके की पोर्ट के ऊपर, सी पोर्ट के ऊपर या एयरपोर्ट के ऊपर, तो वहाँ आपको टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ पे करने होंगे उसके ऊपर, ठीक है? उसके ऊपर टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ पे करने होंगे। तो वो जो टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ है वो भी आप इस कॉस्ट में ऐड कर लें, ठीक है? अच्छा, इससे पहले एक चीज़ मैं मिस कर गया, आपकी जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग है, जो पैकेजिंग है उसकी पैकेजिंग की भी कॉस्ट है। आपको उसको स्पेशल टाइप की पैकेजिंग अगर करना पड़ती है, आपको जो वो प्लास्टिक रैप करना है उसको या प्लास्टिक एनवेलप के अंदर डालना है और या उसके ऊपर लेबल्स लगाने हैं, तो वो लेबल्स की कॉस्ट, वो सब कुछ पैकेजिंग कॉस्ट वो भी इसके अंदर आप इंक्लूड कर लें, ठीक है? अच्छा, टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ वो आपने पे कर दिया, उसके बाद आपने शिपमेंट क्रिएट की हुई है अमेज़न से, वो आपके अमेज़न के वेयरहाउस में जाएगी। तो अमेज़न के वेयरहाउस में जब जाएगी तो वो भी एक कॉस्ट उसके अंदर ऐड हो जाएगी, ठीक है? तो ये सारी कॉस्ट ऐड करके फिर आपकी एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकलती है। वो $10 जो था, वो $10 ये सारी चीज़ें डालने के बाद 16-17 के करीब पे पहुँच जाएगा, ठीक है? प्रोडक्ट की प्राइस जो थी वो $10 थी, लेकिन उसको ऐड करने के बाद वो सब कुछ $17-18 के ऊपर चला गया। अच्छा, इसके लिए अब हम क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए कि आपको टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ आपको ना पे करें विद इन चाइना, ना करना पड़े विद इन चाइना, ट्रांसपोर्टेशन आपको पे ना करना पड़े और इसके बाद पोर्ट से लेके अमेज़न के वेयरहाउस तक ये सब कुछ आपको ना पे करना पड़े। हम सप्लायर चाइना में ढूँढते हैं जो कि हमसे ओवरऑल कॉस्ट सारी चार्ज करता है, वो इंक्लूड करके पर यूनिट जो प्राइस है हमें वो बताता है। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल $10 उसकी प्रोडक्ट की प्राइस है, वो हमें $10 प्राइस नहीं बताता। वो हमें प्राइस बताता है इसकी $15। $15 में वो कहता है कि मैं आपको इसकी पैकेजिंग भी करके दूँगा, इसकी लेबलिंग भी करके दूँगा, विद इन चाइना ट्रांसपोर्टेशन भी करूँगा, चाइना टू यूएस भी ट्रांसपोर्टेशन करूँगा और यूएस टू अमेज़न भी आपको ट्रांसपोर्टेशन करके दूँगा, टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ वो भी सब कुछ इसमें पे करूँगा। ठीक है? ये होती है, इस प्राइस को कहते हैं डीडीपी प्राइस, ड्यूटी डिलीवरी पेड, ठीक है? ये ड्यूटी डिलीवरी पेड प्राइस होती है। इसके अंदर ये सब कुछ ट्रांसपोर्टेशन करना, टैक्सेस ड्यूटीज़ पे करना और पैकेजिंग एंड लेबलिंग तो वो ऑलरेडी आपकी उससे बात हो जाएगी कि इस टाइप की पैकेजिंग और लेबलिंग करनी है तो वो तो कॉस्ट उसमें ऑलरेडी वो ऐड कर लेगा। ठीक है? लेकिन हर तरह की ट्रांसपोर्टेशन इसके अंदर इन्वॉल्व होती है और हर तरह की टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ जहाँ-जहाँ भी पे करने हों, वो इसके अंदर इन्वॉल्व्ड होता है। सप्लायर का काम होता है कि वो जस्ट आपको चाइना से प्रोडक्ट उठा के आपके जो अमेज़न का वेयरहाउस है, आपने जहाँ पे शिपमेंट क्रिएट की है, वहाँ तक उसको पहुँचा दे। इस दौरान में जितनी भी कॉस्ट आनी है, वो उसने बेयर करनी है, ठीक है? तो हम जो मोस्ट प्रेफरेबली अ, जो हम सिलेक्ट करते हैं सप्लायर के साथ जो प्राइस फाइनल करते हैं, वो डीडीपी प्राइस फाइनल करते हैं, ड्यूटी डिलीवरी पेड, जिसके अंदर सब तरह की ट्रांसपोर्टेशन और ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस वो सब इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर। अच्छा, ये कॉस्ट की आपको समझ आ गई कि भई कॉस्ट किस तरह से निकलेगी। अच्छा, अब एक आप अमेज़न की प्राइस को समझ लें कि एक अमेज़न के ऊपर जो प्राइस लगी हुई है, उस प्राइस के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं।
अगर एक बंदा एक प्रोडक्ट को $10 का वहाँ बेच रहा है, ठीक है? उसकी जो अमेज़न के ऊपर सेलिंग प्राइस है $10 लगी हुई है। तो इस प्राइस के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं? एक तो आपकी वो वाली आ गई ना कॉस्ट, जो कि आपकी चाइना सोर्सिंग कॉस्ट है। अब उसके बाद अमेज़न के पास पहुँचने के बाद आपकी इसके अलावा कौन-कौन सी कॉस्ट उसके अंदर इन्वॉल्व्ड है? एक तो आपकी रेफरल फ़ी है। रेफरल फ़ी क्या है? ये एसेंशियली अमेज़न्स कमीशन है for each item you sell on the platform. This is typically a flat 15% which you pay when a product sells. आपकी सेलिंग प्राइस वहाँ पे चलें हम उसी एग्ज़ाम्पल को लेके चलते हैं। $10 हमारी प्रोडक्ट प्राइस थी, चाइना से हमने ली और हमें जो इसकी वहाँ पे पड़ गई डीडीपी प्राइस, जो हमारे वेयरहाउस तक की हमें जो कॉस्ट पड़ गई, वो $15 पड़ गई और $15 के बाद ये हमारी अमेज़न में आ गई और अमेज़न में आने के बाद हमने इसकी जो सेलिंग प्राइस रखी है, वो सेलिंग प्राइस हमने रख दी है, इस $15 वाली चीज़ की सेलिंग प्राइस बनेगी $40, ठीक है? 35-36 के करीब आप इसको रख सकते हैं। हम अज़्यूम कर लेते हैं कि $40 हमने इसकी अमेज़न के ऊपर सेलिंग प्राइस रख दी है। हमें चाइना से अमेज़न वेयरहाउस तक इसकी कॉस्ट अभी तक जो पड़ी है वो है $15। अच्छा, इसके ऊपर आपको अभी 15% कमीशन पे करना पड़ेगा अमेज़न को, ठीक है? 15% आपको अमेज़न को कमीशन पे करना पड़ेगा जो कि बनता है $6, ठीक है? ये 15% कमीशन डालने के बाद $6 ये आपकी कॉस्ट चली गई 21 के ऊपर। अच्छा ये जो 15% है ये कुछ कैटेगरीज़ के अंदर डिफरेंट भी होता है। कुछ बेबी आइटम्स हैं या कुछ और तरह की आइटम्स हैं जिसके अंदर ये 15% अ, हो जाता है, कम या ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आप इसको मोर देन 95% ऑफ द टाइम्स आपकी ये 15% ही रहेगी, ठीक है? तो आपने इसको 15% ही जनरली अज़्यूम करना है कि 15% ही हमने रेफरल फी अमेज़न को पे करनी है। ये अमेज़न फी बेसिकली आपसे लेता है कि आप amazon.com के ऊपर आके आपने चीज़ लगाई, फिर आप अमेज़न कहता है कि भई आपके पास जो कस्टमर आ रहा है, वो बेसिकली पहले अमेज़न पे आ रहा है, वो आपके पास बाद में आ रहा है। उसने पहले amazon.com ओपन किया है, उसके बाद आपने उसने सर्च किया है नाइफ सेट को और सर्च करने के बाद वो आपके पास आया। तो मैं उसको रेफ़र कर रहा हूँ आपके पास। ठीक है, वो मेरे प्लेटफ़ॉर्म पे आया है और मेरे प्लेटफ़ॉर्म के बाद आने के बाद मैंने आपके पास रेफ़र किया। तो इसीलिए इसको रेफ़रल फ़ी कहते हैं या आप इसको अमेज़न कमीशन भी कह सकते हैं। अच्छा दूसरी क्या है फॉर प्रोफ़ेशनल अकाउंट मंथली फ़ी ऑफ $40 फॉर इंडिविजुअल अमेज़न सेलर्स 0.99 पर सेल पर ट्रांज़ैक्शन ये आपको जो सेलिंग प्लान फ़ी है वो पड़ी है। अब इसमें हम देखा था कि इंडिविजुअल अकाउंट से तो हम सेल कर नहीं रहे होंगे, हम प्रोफ़ेशनल अकाउंट से ही सेल करेंगे। तो प्रोफ़ेशनल अकाउंट पे आप $40 इसको पर मंथ पे कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन $40 अगर आप पे कर रहे हैं, आप 300 सेल्स कर रहे हैं महीने की, तो ये कुछ भी नहीं होता। आप इसको 300 सेल्स महीने की कर रहे हैं तो 0.13 13 सेंट्स बनते हैं जस्ट तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं, इसको नहीं ऐड करते। फुलफिलमेंट फी सेकंड आपकी कॉस्ट है फुलफिलमेंट फी। ये क्या है फॉर एफबीए सेलर्स दिस पर प्रोडक्ट फी कवर्स अमेज़न कॉस्ट फॉर पैकेजिंग एंड शिपिंग प्रोडक्ट्स and it varies based upon the weight and dimensions of your product and what marketplace you're selling in. फुलफिलमेंट फी क्या है आपकी जब अमेज़न के वेयरहाउस में आप प्रोडक्ट को भेज रहे हैं, आपने यहाँ से 1000 यूनिट चाइना से तैयार करा के अमेज़न के वेयरहाउस में भेज दिए। अब जब आपके पास ऑर्डर आता है, तो ऑर्डर क्योंकि आप एफबीए कर रहे हैं फुलफिल्ड बाय अमेज़न, तो आपका ऑर्डर अमेज़न के पास आ गया, तो अमेज़न उसको उस ऑर्डर को उस एड्रेस के ऊपर शिप करता है, ठीक है? तो उस एड्रेस के ऊपर शिप करने की जो कॉस्ट है ना पैकेजिंग एंड शिपिंग जो प्रोडक्ट है, वो कॉस्ट फुलफिलमेंट फी कहलाती है या एफबीए फी कहलाती है। अब ये जो फी है आपकी ये प्रोडक्ट की डायमेंशन के ऊपर कि उसका वॉल्यूम कितना है, उसका वेट कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करती है।
हर आइटम की FBA फी जो है वो हर प्रोडक्ट की डिफरेंट होगी। किसी का वेट ज़्यादा होगा, किसी का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, उसके अकॉर्डिंगली इसकी फी डिसाइड होगी। तो हम अज़्यूम कर लेते हैं कि हमें जो FBA फी पड़ेगी यहाँ पे क्योंकि अब $15 की हमारी प्रोडक्ट है, बड़ी है, नाइफ सेट है, उसका वेट ज़्यादा होगा, तो हम $8 उसकी ये अज़्यूम कर लेते हैं कि $8 हमें पड़ेगी फुलफिलमेंट फी। अच्छा जी, उसके बाद रेवेन्यू ऑफ कोर्स यू टेक ऑफ एनी सेल विल डिपेंड ऑन हाउ मच यू कैन बाय द प्रोडक्ट फॉर एंड व्हाट फी कम्स आउट ऑफ द वे। अच्छा, ये हमने निकाल लिया। $29 आपको अभी तक की कॉस्ट पड़ गई। इस $29 में हमें $15 की प्रोडक्ट की DDP ड्यूटी डिलीवरी पेड प्राइस पड़ी और इसमें हमने $6 जो है वो रेफरल फी अमेज़न ने चार्ज की। उसके बाद हमने $8 इसमें FBA फी जो अमेज़न की शिप करने की फीस थी, इसको अपने वेयरहाउस में रखने की फीस थी और पैकेजिंग वो सब कुछ था, तो वो डाल के हमें $29 की पड़ गई। तो अब हमें प्रॉफ़िट क्या होगा इसके अंदर 40 की इसको हम सेल कर रहे हैं, 29 हमने प्राइस रखी, $11 आपका इसमें प्रॉफ़िट होगा। अच्छा, ये जो $11 है अभी अभी भी इसके अंदर जो 29 में कुछ और चीज़ें भी आएँगी। 29 में आपकी जो लेबलिंग कॉस्ट है अगर आपके लेबल्स अमेज़न के वेयरहाउस में जाके लगे हैं, आपने चाइना से नहीं लगवाए हैं, तो आपकी लेबलिंग कॉस्ट एक ऐड हो रही होगी इसमें, ठीक है? उसके अलावा आपकी जो PPC की कॉस्ट है, जो एडवर्टाइज़मेंट कॉस्ट है, मार्केटिंग कॉस्ट है, वो इसमें ऐड हो रही होगी। जो आप एक ये इस बिज़नेस का ओवरऑल सेटअप चला रहे हैं, ठीक है? आपने PL का बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो मेबी आपने एक वर्चुअल असिस्टेंट साथ रखा हो। वर्चुअल असिस्टेंट की जो मंथली सैलरी है, उसकी कॉस्ट बीच में ऐड होगी। आपने टूल्स परचेज़ किए हुए हैं, ठीक है? मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप इसको ये कर रहे होते हैं, तो काफ़ी सारे टूल्स आप परचेज़ कर रहे हैं। अब वो हो सकता है कि टूल्स आपने डायरेक्ट परचेज़ किए हों या आपने जो शेयरिंग बेस्ड टूल्स हैं, वो परचेज़ किए हों, वो कॉस्ट उसके अंदर आ जाएगी। इसके अलावा और क्या आएगी? आपने ऑफ़िस को बनाया हुआ है, वहाँ पे स्टाफ रखा हुआ है, उसकी कॉस्ट बीच में आ जाएगी। तो ये सब करते-करते ये सारी चीज़ें, ये सारी कॉस्ट आपने बीच में कंसिडर करनी हैं। होता ये है कि अक्सर लोग सिर्फ़ ये चाइना की DDP वो ऐड की और आपने रेफ़रल फ़ी ऐड की, फुलफ़िलमेंट फ़ी ऐड की। लो जी, हमारी तो ये $28 कॉस्ट है, 29 आई थी। 29 माइनस 40 किया, हमें $11 बच रहे हैं। लेकिन आप ये सारी जो अलाइड कॉस्ट हैं, उसके साथ वो ऐड नहीं कर रहे होते। अलाइड जो कॉस्ट हैं, उनको लाज़मी साथ ऐड किया करें। बाद में फिर जब आप उसको सेलर बोर्ड साथ लगाते हैं या उसका कोई 3-4 महीने बाद बिज़नेस को ऑडिट करते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि हम तो लॉस में जा रहे हैं, क्योंकि आपने जो उसके साथ इतनी सारी चीज़ें और जोड़ी हुई थी, वो आपने उसमें ऐड ही नहीं की। अच्छा, ये आपको समझ आ गया अमेज़न की एक प्राइस किस तरह से होती है, उसके अंदर क्या-क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं, इसकी समझ आ गई? अच्छा, चलें ठीक है जी, आगे चलते हैं अभी। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो हमने प्राइस को देख लिया कि प्राइस जो है वो हमारी इस तरह की हो कि हमें कुछ पैसे उसके अंदर बच रहे हों और प्राइस निकालनी किस तरह से है और उसमें हमने देखना है कि प्रॉफ़िट किस तरह से होगा, वो आपने देख लिया कि हम रेफ़रल फ़ी निकालेंगे, एफ़बीए फ़ी निकालेंगे और वहाँ से पता चलेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ एफ़बीए फ़ी निकालनी किस तरह से है प्रोडक्ट की, ये मैं आपको बता दूँ क्योंकि रेफ़रल फ़ी तो आपको पता चल गया 15% आपने उसका वो किया और आपको 15% से आइडिया हो गया रेफ़रल फ़ी का। लेकिन एफ़बीए फ़ी, फुलफ़िलमेंट फ़ी जो उसका आपको आइडिया वो कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा अमेज़न के ऊपर जो भी कोई प्रोडक्ट होती है ना, उसको अमेज़न ने एक यूनिक नंबर अलॉट किया होता है। हर प्रोडक्ट को अमेज़न ने एक यूनिक नंबर अलॉट किया होता है, उस नंबर को कहते हैं ASIN, एसएन।
इन शॉर्ट फॉर्म हम उसको एसएन कहते हैं। ASIN ये नंबर है। ये हर प्रोडक्ट का अलहदा नंबर होगा, अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है? ASIN ये हर प्रोडक्ट का सेपरेट नंबर होगा। इस नंबर को देखते कैसे हैं? आपने कोई भी प्रोडक्ट ओपन की तो आप एक तो यहाँ ऊपर लिंक में होगा। ये लिंक आप देखिए। लिंक में सबसे पहले उसका टाइटल के कुछ वर्ड्स आ गए। ईवो, स्पैरिंग, किक बॉक्सिंग, फाइटिंग ट्रेनिंग, ये उसके कुछ वर्ड्स फ्रॉम द टाइटल आ गए। उसके बाद डीपी, डीपी के बाद ये जो होगा ना, डीपी के बाद और बैकस्लैश से पहले रेफरेंस से पहले और डीपी के बाद, ये इसका एसएन होगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ से नहीं आपको समझ आई तो आप यहाँ पे नीचे आ जाएँ उस प्रोडक्ट की, जो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है, इसकी टेक्निकल डिटेल्स में ASIN, ये ASIN ये प्रोडक्ट का नंबर दिया हुआ है। अमेज़न पे जब भी प्रोडक्ट सर्च होती है या हम प्रोडक्ट को अमेज़न के साथ एक प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो हम एसएन के साथ करते हैं कि भाई मेरे इस एसएन में ये मसला है, मुझे इस एसएन के लिए ये चीज़ चाहिए, ठीक है? इस एसएन की जो है वो मुझे आप FBA बता दें, ठीक है? अमेज़न के साथ जब भी हम प्रोडक्ट में डील करेंगे तो हम एसएन के साथ करेंगे, क्योंकि अमेज़न ने इस प्रोडक्ट को ये नंबर अलॉट किया हुआ है और ये इसी के साथ पहचान जाएगी अमेज़न। अच्छा, हम FBA निकालने जा रहे थे, वो किस तरह से निकालनी है? आपने यहाँ पे ये देख लिया, एसएन को आपने कॉपी कर लिया इधर से, उसके बाद आप आएँगे और यहाँ पे आप सर्च करेंगे FBA कैलकुलेटर। अच्छा, अब ये यूके और यूएस दोनों के लिए सेपरेट है। अगर आपने यूके की प्रोडक्ट को सर्च करना है, आप यूके लिखेंगे, आपने यूएस की प्रोडक्ट को सर्च करना है, आप यूएस लिखेंगे, ठीक है? अभी ये जो हमने बॉक्सिंग ग्लव निकाला था, ये किधर का था? ये आई थिंक यूके का है। हाँ, ये यूके का है। तो हम यहाँ पे FBA कैलकुलेटर यूके, ये हमने सर्च कर लिया। ये पहला लिंक ऊपर आ जाएगा, अमेज़न FBA कैलकुलेटर, इसको आप ओपन कर लें। ये आपसे पूछेगा साइन इन टू सेलर सेंट्रल, हम नहीं कर रहे, हम कंटिन्यूअस गेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, फाइंड योर प्रोडक्ट ऑन amazon.co.uk, यहाँ पे आपने जो एसएन कॉपी किया है वो आप यहाँ पेस्ट कर, ठीक है? जो एसएन आपने कॉपी किया है वहाँ पे, वो आप यहाँ पे इस बॉक्स में पेस्ट कर देंगे और इसको आप सर्च कर देंगे। हैं? ये क्यों नहीं हो रहा? amazon.co.uk का एसएन है। कोई और एसएन देख लेते हैं, उसके अंदर पता नहीं क्या मसला है। ये देखिए, ये एसएन आपने वहाँ पे डाला, तो ये उसकी प्रोडक्ट की डिटेल यहाँ पे आ गई। ये इसकी डायमेंशन आ गई, इस प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग की डायमेंशन है वो क्या है और उसका वेट क्या है वो आ गया। अब यहाँ से हमने किस तरह से निकालनी है FBA फ़ी, यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि आप आइटम प्राइस मुझे बताएँ। अच्छा, यहाँ पे आगे 2 चीज़ें हैं, एक योर फुलफिलमेंट और अमेज़न फुलफिलमेंट। अच्छा, FBA को हमने देख लिया, FBA क्या है? फुलफिल्ड बाय अमेज़न। वो क्या होती है कि जब आप अपना स्टॉक जो है वो अमेज़न के वेयरहाउस में भेज देते हैं और वहाँ से वो स्टॉक आगे उसको अमेज़न शिप करता है, वो FBA है। अच्छा, दूसरी जो टाइप है अमेज़न पे सेल करने की, वो FBM है, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, ठीक है? FBA क्या है? फुलफिल्ड बाय अमेज़न, जिसके अंदर अमेज़न आपका स्टॉक रखता है और वो शिप करता है। फुलफिल्ड बाय मर्चेंट वो टाइप है जिसके अंदर स्टॉक आप अपने वेयरहाउस में रखते हैं और ऑर्डर जब आता है तो आप उसको पैक करके शिप करते हैं, ठीक है? जब प्रोडक्ट को आप अपने वेयरहाउस में रख रहे हैं और जब आप अमेज़न पे ऑर्डर आएगा, आप उस ऑर्डर को लेके आप खुद उसको पैक करेंगे और खुद उसको शिप करेंगे, तो वो FBM कहलाएगा, ठीक है?
तो ये यहाँ पे इसने अमेज़न ने 2 टाइप्स आपको दी हैं, योर फुलफिलमेंट जब आप एफबीएम कर रहे हैं, तो आपको क्या प्रॉफ़िट होगा उसमें से या अमेज़न फुलफिलमेंट जब आप अमेज़न के वेयरहाउस में बेच के एफबीए कर रहे हैं, तो फिर आपको क्या प्रॉफ़िट होगा, ठीक है? अभी जो हम प्रोडक्ट देख रहे हैं, हम एफबीए की प्रोडक्ट देख रहे हैं, जिसमें अमेज़न के वेयरहाउस से हम भेज रहे हैं, तो आइटम प्राइस क्या है, हमें लैंडिंग कॉस्ट इसकी पड़ी है जी $15। अमेज़न के वेयरहाउस तक हमें इसकी कॉस्ट पड़ी, इस ग्लव्स की $15 पड़ी। अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाएँ नहीं, सॉरी ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस हमारी जो है वो $40 $40 की हम ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं अमेज़न के ऊपर। आइटम प्राइस आपने लिखनी है जितने की आप इसको सेल कर रहे हैं। नीचे आ जाएँ, अब कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट क्या है आपको अमेज़न के वेयरहाउस तक की कितने की पड़ी है? $15 की हमें पड़ी, ठीक है? यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट कर लो। तो ये बता रहा है कि नेट प्रॉफिट आपको जो होगा इसमें $15.64 होगा और 39% आपका प्रॉफिट बन रहा है। अब इधर जो चीज़ हम देखने के लिए आए थे, सेलिंग ऑन अमेज़न फी 6.12 ये रेफरल फी है जिस तरह ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर ली थी 15%। इसके बाद आ जाए फुलफिलमेंट बाय अमेज़न फी, एफबीए फी जो अमेज़न आपको चार्ज करेगा इसको अपने वेयरहाउस में रखने का और फिर इसको शिप करने का, ये वो है। इसके बाद मंथली स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट आपका अगर ये 1 यूनिट पड़ा रहेगा 1 महीने के लिए यहाँ पे, तो फिर आपको इसको मंथली स्टोरेज कॉस्ट जो है वो भी पड़ेगी। वो 0.58 पाउंड्स है 1 यूनिट की, ठीक है? तो कॉस्ट जो है वो उसमें क्या-क्या आ गया फिर? $15 आपकी ये कॉस्ट आ गई। उसके बाद 0.58 आपकी स्टोरेज की कॉस्ट आ गई, जो कि अमेज़न अपने वेयरहाउस में रखने के लिए आपको चार्ज कर रहा है। 2.66 आपको इसको जो अमेज़न ने इसको शिप किया आपके कस्टमर को उसकी फीस है। $6 पाउंड्स अमेज़न ये चार्ज कर रहा है, जो अमेज़न ने कस्टमर आपको रेफर किया उसके लिए। तो ये सब चीज़ें मिला के इसकी जो है वो 30 ये बन गई सेलर प्रोसीड्स 30.64 ठीक है? ये वाले पैसे अमेज़न काट लेता है ऑलरेडी उसकी सेलिंग 40 उसकी आपने प्राइस रखी थी। ये वाले 6.12, 2.66, 0.58 अमेज़न ने काट लिए। काटने के बाद अमेज़न ने आपके अकाउंट में डाले 30 में से $15 की तो आपने ऑलरेडी ये परचेज़ की हुई है, तो आपको जो प्रॉफ़िट हुआ वो 15.64 हो गया। तो यहाँ से आप आपकी जो है वो अ, जो वॉइस एंड स्क्रीन मिसमैच अच्छा। अच्छा चलिए मैं थोड़ी देर इसको स्लो डाउन कर लेता हूँ। आप कह रहे हैं कि आवाज़ आगे से आ रही है और वीडियो पीछे आ रही है। अच्छा ये आपको ये मेथड ये मैंने बता दिया कि आप जो इसका प्रॉफ़िट है किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अमेज़न एफबीए कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए, ठीक है? इसके अंदर किसी को कोई इश्यू है तो बताएँ। अच्छा 1 मिनट मैं वीडियो बंद करता हूँ तो शायद इससे थोड़ा अ, हो जाए स्पीड ठीक हो जाए इसकी। अ, इसको 1 मिनट में दोबारा बता देता हूँ जी, ठहर जाएँ। मैंने आपको बताया था कि आपने अपना प्रॉफ़िट किस तरह से कैलकुलेट करना है। एक प्रोडक्ट जो आप सेल करने जा रहे हैं, उसका आपने प्रॉफ़िट किस तरह से कैलकुलेट करना है, उसका आपको मेथड बताया था। अ, उसके लिए सबसे पहले जो प्रोडक्ट आपने भी सेल करनी है, आप वही प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे जो कि अमेज़न पे ऑलरेडी सेल हो रही है, ठीक है? नई चीज़ तो आप बनाने नहीं वाले। नई इजाद हमने कोई नहीं करनी है इसके ऊपर। हमने वही बेचना है जो पहले बिक रहा है और अच्छा बिक रहा है।
ठीक है? नई इजाद नहीं करनी है। अच्छा, अब जो प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल हो रही है उसको अमेज़न ने एक ASIN नंबर दिया हुआ है। ये हम उसके प्रोडक्ट के पेज के ऊपर गए, हम नीचे आए, नीचे आके हमने प्रोडक्ट डिटेल्स में से यहाँ से ASIN नंबर उसका देख लिया। या दूसरी ऑप्शन है, आप लिंक में ऊपर इसका जो लिंक है, लिंक में यहाँ पे DP के बाद और रेफरेंस से पहले ये नंबर दिया हुआ। हमने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम आए गूगल में। गूगल में हमने सर्च किया अमेज़न FBA कैलकुलेटर। यूके का केस है तो यूके लिखेंगे। सर्च करके ये लिंक पहला वाला हमने ओपन कर लिया। कंटिन्यू एज़ गेस्ट किया। जो हमने एसएन वहाँ से कॉपी किया था, उस एसएन को हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। इसको सर्च किया। ये सर्च नहीं हो रहा, हम दूसरा ले लेते हैं। ये वाला ले लें। उस एसएन को हमने यहाँ पेस्ट करके सर्च कर लिया। ये भी नहीं हो रहा। ये वाला तो हो रहा था, अभी किया था हमने। ये आ गया। अच्छा, कैटेगरी पूछ रहा है कि किस कैटेगरी में आप इसको डालेंगे। यूनिट वेट इसका 1.2 केजी वेट है हमारा। नहीं यार, ये डायमेंशंस इसको नहीं पूछने चाहिए। हम ये वाला लेते हैं। आपसे ये डायमेंशंस वगैरह वो नहीं पूछेगा जब आप इसको करेंगे ना। ये देखिए, डायमेंशंस ऑलरेडी आपको दिया हुआ होगा, वेट भी दिया होगा। इसके बाद यहाँ पे जितने की आप इसको सेल कर रहे हैं, आप वो प्राइस यहाँ पे लिख दें। और उसके बाद जितने की ये आपको पड़ी है अमेज़न के वेयरहाउस तक, आप वो प्राइस यहाँ पे लिख दें। लिखने के बाद आप इसको कैलकुलेट कर दें, तो यहाँ से आपको ये FBA फ़ी मिल गई। ये FBA फ़ी है, फुलफिलमेंट कॉस्ट। ये इसकी रेफरल फ़ी है अमेज़न की, ये वो आपको मिल गई। उसके बाद इसकी मंथली स्टोरेज कॉस्ट है, वो आपको मिल गई। ठीक है? अगर आप सेम डायमेंशंस के साथ और सेम वेट के साथ इस प्रोडक्ट को भेजेंगे, तो फिर आपको ये रेफरल फ़ी और ये स्टोरेज कॉस्ट, ये FBA फ़ी पड़ेगी। ठीक है? ये मैंने आपको अब रिपीट करके बता दिया। अब ना मुझे कोई कहे प्लीज़। अच्छा जी, हम कहाँ थे? राबिया नज़ीर, ये सारी प्राइसेज़ देखें, ये प्राइसेज़ कौन-सी हैं? इसमें 3-4 तरह की प्राइसेज़ है ना। स्टोरेज फ़ी तो उसने बताई है, अमेज़न ने आपको बताई है। आपने अमेज़न को बताया कि मैंने ये चीज़ सेल करनी है, उसने आपको बताया आपको इसकी इतनी स्टोरेज फ़ी पड़ेगी, आपको इतनी इसकी रेफरल फ़ी होगी, इतनी FBA फ़ी पड़ेगी। आपने तो जस्ट उसको एसएन दिया था कि मुझे ये प्रोडक्ट सेल करनी है, बाकी सब कुछ तो उसने आपको बताया। अच्छा, आगे देखते हैं क्विकली। अच्छा, अगली चीज़ हम कंपटीशन देखेंगे कि प्रोडक्ट इवैल्यूएट करते हुए कि सिमिलर प्रोडक्ट्स ऑलरेडी कितनी एग्ज़िस्ट कर रही हैं, ठीक है? और उसमें कितना कंपटीशन है, उनकी प्राइसेज़ क्या-क्या हैं, वो कितने जिस तरह पैक बना के लोग सेल करते हैं ना, पैक ऑफ 5, पैक ऑफ 10, पैक ऑफ 15, तो वो किस तरह के पैक बना के लोग उसको सेल कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद द की मैट्रिसेस दैट हेल्प डिटरमिन कंपटीशन आर द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड द नंबर ऑफ क्वालिटी रिव्यूज एंड रेटिंग्स दे हैव। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, आर द प्रोडक्ट्स ऑलरेडी लिस्टेड ऑन अमेज़न एनी गुड। इसके बाद आप उसकी क्वालिटी चेक कर लेंगे कि जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, उनकी क्या क्वालिटी है। क्वालिटी आपको पता चलेगी रिव्यूज के साथ, कि लोगों ने क्या रिव्यूज किए हुए हैं, कितने पॉजिटिव रिव्यूज हैं उसके अंदर। तो नेगेटिव रिव्यूज तो नहीं है, बहुत ज़्यादा रेटिंग्स कम तो नहीं है उन प्रोडक्ट की।
तो ये सब चीज़ें आप जब चेक करेंगे तो आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी का भी आइडिया हो जाएगा। रिव्यूज़ और रेटिंग्स कहाँ से चेक करेंगे? ये एक प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट में इस सेलर की ये देखें, यहाँ पे इसकी कितनी है जी 4.7 आउट ऑफ 5 ये इसकी रेटिंग है 4.7 आउट ऑफ 5 ठीक है? ये आपको इस सप्लायर की इस ब्रांड की रेटिंग का पता चल गया। 4.7 इज़ अ गुड रेटिंग। ये तो हमें पता चल गया नहीं ये सेलर 2 नंबर चीज़ें नहीं बेचता है। इसकी अच्छी रेटिंग्स हैं। इसके बाद हम नीचे आ जाएँ रिव्यूज़ की तरफ। ये रिव्यूज़ आ गए नीचे। ठीक है? ये आंसर्स और उसके क्वेश्चन आंसर हैं। ये रिव्यूज़ हैं। यहाँ से आप इसको रिव्यूज़ को पढ़ लेंगे कि रिव्यूज़ किस तरह के हैं। नेगेटिव रिव्यूज़ तो नहीं है बहुत ज़्यादा, लोग डिसलाइक तो नहीं कर रहे, कोई परेशान तो नहीं है इस प्रोडक्ट से या मेबी इस प्रोडक्ट के अंदर कोई इस तरह का मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ जाता हो जो कि नहीं निकल सकता, तो इस तरह का कोई फॉल्ट तो नहीं है इसके अंदर। तो ये आपको रिव्यूज़ से आइडिया हो जाएगा। अमेज़न फ़ी देख ली हमने, डिमांड कंपटीशन हमने देख लिया। अच्छा जी, ये कैटेगरीज़ हैं कि कौन-सी कैटेगरीज़ जो हैं वो हम अमेज़न पे सेल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें भी अब इनिशियली कुछ आइटम्स हैं जो वो मैं आपको कुछ कैटेगरीज़ रिकमेंड कर नहीं करूँगा कि आप उसमें ना जाएँ। होम एंड किचन में आप जा सकते हैं इनिशियली, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स में जा सकते हैं, टॉयज़ एंड गेम्स में नहीं जा सकते इनिशियली इसको ना देखें। हेल्थ, हाउसहोल्ड एंड बेबी केयर इसमें भी सब आइटम्स नहीं हो सकती। अच्छा मैं आपको गेटेड एंड अनगेटेड का कॉन्सेप्ट बताता हूँ अभी। गेटेड एंड अनगेटेड ये होता है कि कुछ कैटेगरीज़ को, कुछ आइटम्स को अमेज़न ने रिस्ट्रिक्ट किया होता है न्यू सेलर्स के लिए कि आपको उसको सेल करने से पहले अमेज़न से परमिशन लेनी होगी। ठीक है? वो आइटम्स जिनको सेल करने से पहले अमेज़न से परमिशन लेनी पड़े, वो गेटेड आइटम्स होती हैं। उनको हम क्या कहते हैं? गेटेड आइटम्स। और वो आइटम्स, वो कैटेगरीज़ जिसको सेल करने से पहले हमें अमेज़न से परमिशन ना लेना पड़े, वो अनगेटेड आइटम्स होती हैं। ठीक है? तो ये गेटेड, अनगेटेड इसका कॉन्सेप्ट समझ लें। अब गेटेड के अंदर कैटेगरीज़ में कौन-कौन सी आइटम्स आती हैं? गेटेड में टॉयज़ एंड गेम्स बहुत ज़्यादा इनकी प्रोडक्ट्स आती हैं। हेल्थ रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स आती हैं। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स आती हैं। उसके बाद बेबी अ, ये मोस्ट डिफिकल्ट है इसकी अनगेटिंग, इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स आती हैं। ठीक है? तो ये आइटम्स हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको आइटम्स मिलती हैं कि जिसमें आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती है अमेज़न से। अगर न्यू सेलर है तो वो पहले अप्लाई करेगा परमिशन के लिए, उसको परमिशन मिलेगी, फिर वो उसको लॉन्च कर सकेगा। ठीक है? तो हमने स्टार्ट में कोशिश करनी है कि गेटेड आइटम्स जो गेटेड कैटेगरीज़ हैं, वो उसके अंदर हम ना जाएँ। अच्छा, ये पता कैसे चलेगा? इसके लिए बड़ा सिंपल है। आप उस प्रोडक्ट का एसएन लेते हैं, उस एसएन को जाके आप अमेज़न के ऐड प्रोडक्ट वाले जो टैब है उसके अंदर जाते हैं, ऐड प्रोडक्ट में आप एसएन को कॉपी करते हैं, तो वहाँ पे वो आपको बता देता है कि आपको इसकी परमिशन है सेल करने की या नहीं है। ठीक है? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल इसकी बता देता हूँ। ये चलें इसको कल मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा दूँगा, अभी हम उसको ओपन करने में लग जाएँगे, ओपन करके तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। गेटेड अनगेटेड की एग्ज़ाम्पल मैं आपको इसकी सेलर सेंट्रल से कल देता हूँ। अच्छा कैटेगरीज़ का आपको पता चल गया कि इनिशियली हम जा सकते हैं, होम एंड किचन में जा सकते हैं, स्पोर्ट्स आउटडोर्स में जा सकते हैं। उसके बाद किचन एंड डाइनिंग में जा सकते हैं। क्लोथिंग, शूज़ एंड ज्वेलरी इसमें भी ना जाएँ आप, इसमें भी ना जाएँ क्योंकि इसके अंदर आपको
वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, क्लोथिंग में भी, शूज़ में भी, और ज्वेलरी किसी को पसंद आए उसकी भी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होती है कि उसके हाथ में जब ज्वेलरी जाती है तो उसको पता नहीं पसंद आती है, उसकी क्वालिटी किस तरह की होगी, वो सब कुछ। तो उसमें भी उसके साइज़ेज़ भी होते हैं, फिर रिंग है, अब रिंग के कितने ज़्यादा साइज़ हैं, ठीक है, टी-शर्ट है, टी-शर्ट के कितने ज़्यादा साइज़ हैं, कितने ज़्यादा डिज़ाइन्स हैं। तो इतना ज़्यादा स्टॉक हमारे लिए मेंटेन करना इनिशियली वो बड़ा मुश्किल होता है। शूज़ हैं, उसके कितने साइज़ेज़ हैं, तो इसलिए हम इनिशियली इसमें भी नहीं जाते, ठीक है? लेकिन बाद में इसको जाएँगे, करेंगे क्योंकि आपके पास आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं जहाँ पे आपकी क्लॉथिंग जो है वो बहुत ज़्यादा सस्ती बन रही है, तो आप अच्छी लॉन्च कर सकते हैं यहाँ से पाकिस्तान से। लेकिन स्टार्ट में आप कोशिश ना करें क्योंकि कॉम्पिटिशन इन आइटम्स में बहुत ज़्यादा है, वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं और नेगेटिव रिव्यूज़ की प्रोबेबिलिटी वो भी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद बेबी आइटम्स हैं, बेबी आइटम बता दिया आपको गेटेड होती हैं काफ़ी ज़्यादा, इसको भी अवॉइड करेंगे हम स्टार्ट में। गार्डन एंड आउटडोर कर सकते हैं, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट ये कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, प्रोडक्ट रिसर्च आप स्टार्ट करेंगे, सर्च Amazon's product database using Jungle Scout's product database, you can explore Amazon's entire catalog, hundreds of millions of products, easily searching based on specific filters. अच्छा, ये जंगल स्काउट से और हीलियम से किस तरह से प्रोडक्ट रिसर्च करनी है? इसको हम कल इंशाल्लाह देखेंगे, ठीक है? अभी वो प्रोडक्ट रिसर्च मैंने स्टार्ट किए थे उसके आइडियाज़, लेकिन ये कि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको टर्म्स पहले बताना ज़रूरी थी और उन टर्म्स में आज हमारा क टाइम लग गया। तो बाकी जो हमारे प्रोडक्ट रिसर्च की टेक्निक्स हैं बेसिकली, जो कि हमने स्टार्ट करनी है, उसको हम कल इंशाल्लाह देख रहे होंगे। अच्छा, फ़िल्टर्स आप देख लें कि स्टार्ट में जब हम प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे होंगे, तो वो कौन-कौन से फ़िल्टर्स आप रखेंगे, क्योंकि ये आपको पहले पता होगा, तो फिर ही आप बेशक चाहे आप बेस्ट सेलर मेथड पे जा रहे हैं, चाहे आप ब्लैक बॉक्स हीलियम 10 से सर्च कर रहे हैं, चाहे आप जंगल स्काउट से कर रहे हैं, कहाँ से भी कर रहे हैं, लेकिन फ़िल्टर्स आपके पास होने चाहिए। अच्छा, प्राइस जो है, 1 मिनट मैं इनको थोड़ा चेंज कर दूँ, ये सही नहीं है। प्राइस का फ़िल्टर आप लगाएँगे तो $12 कर लें इसको, 12 से 50। अच्छा, जिन प्राइसेज़ की आइटम आप देख रहे होंगे वो $12 से $50 तक होनी चाहिए। $12 से नीचे होगी तो उसका क्या नुकसान है कि उसके अंदर प्रॉफ़िट मार्जिन बहुत कम होगा, ठीक है? प्रॉफ़िट मार्जिन कम होगा और आपकी क्योंकि जब हम फीसेस देते हैं, हम पीपीसी की कॉस्ट लगाते हैं, तो पीपीसी की कॉस्ट तो वो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता उसका कि $20 और $12 वाली जो प्राइस है उसमें पीपीसी की कॉस्ट का बहुत ज़्यादा फ़र्क हो। तो वो फिर हमें इसमें प्रॉफ़िट कम होता है, तो हम $12 से आप कोशिश करें कि नीचे आइटम ना देखें और $50 से ज़्यादा वो हम इसलिए नहीं देख रहे कि अब जितनी ज़्यादा हाई प्राइस्ड आइटम होगी, आपको उतना ही उसका स्टॉक भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसका स्टॉक मेंटेन करने के लिए आपको उतनी ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है? तो आप ये रेंज रखें कि $12 से $50 तक की आपकी आइटम हो। एम फॉर एट लीस्ट 300 यूनिट्स पर मंथ, ठीक है? ये देखें कि मतलब मिनिमम 300 सेल्स हों पर मंथ उस आइटम की ना, 300 सेल्स पर मंथ होनी चाहिए। सेल्स हम कहाँ से देखेंगे? हीलियम और जेएस से देखेंगे, वो कल आपको बताएँगे किस तरह से देखना है हीलियम और जेएस से। नंबर ऑफ रिव्यूज़, आपके जो टॉप 10 लिस्टिंग्स हैं उसके अंदर, उस प्रोडक्ट की, उसकी वी वांट 3 टू 5 ऑफ देम टू हैव फ्यूअर देन 50 रिव्यूज़, फ्यूअर देन इसको 50 तो नहीं, आप इसको 200 कर लें, ठीक है? मतलब जो आपकी जो टॉप 10 लिस्टिंग्स हों उस प्रोडक्ट में, उसमें को 3 से 5 लोगों के 200 से कम रिव्यू हों। ये किस तरह से रिव्यूज़ किस तरह से देखते हैं? ये यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे आए अमेज़न पे, यहाँ पे हमने बॉक्सिंग ग्लव्स लिख दिया। अच्छा, ये जो ऊपर है ये तो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स है ना, ये इसको
नहीं यार, इस ब्रांड ये नहीं है स्पॉन्सर्ड, ये स्पॉन्सर्ड है। ये भी स्पॉन्सर्ड है। अच्छा, यहाँ तक तो स्पॉन्सर्ड आ गई आपकी, ये सब प्रोडक्ट्स। ये ऊपर ब्रांड स्पॉन्सर किया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, ये स्पॉन्सर्ड 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 स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड के बाद आपकी जो ऑर्गेनिक सर्चेज हैं, जो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं, वो स्टार्ट होते हैं। ये इनके रिव्यूज हैं। ये जो नंबर यहाँ पे स्टार्स के आगे लिखा होता है ना, ये नंबर ऑफ रिव्यूज है। नंबर ऑफ रिव्यूज से हमें कंपटीशन का आइडिया बहुत ज्यादा होता है कि जितने ज्यादा रिव्यूज होते हैं उसका मतलब उतनी ज्यादा उस बंदे ने उसकी सेल की हुई है, सेल की है तो इतने ज्यादा रिव्यूज हैं, और उतना वो बंदा पुराना भी इसको सेल कर रहा है। तो अभी हमने देखा कि रिव्यूज का हमने आइडिया लेना है कि जो टॉप 10 लोग हैं उसमें से कोई 3 4 5 लोगों के कुछ 200 से कम रिव्यूज हों। तो जब हम देखते हैं कि 3 4 लोगों के कुछ 200 से रिव्यूज कम है टॉप 10 में, तो इसका मतलब होता है कि अभी उसमें स्पेस अवेलेबल है, हम टॉप 10 में पहुंच सकते हैं। ठीक है, 200 रिव्यूज जब हम ले लेंगे तो हम टॉप 10 में पहुंच जाएंगे। उसका ये मकसद है उसको चेक करने का। अच्छा, इसको हम चेक करते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनिक रिजल्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, वहां से, यहाँ से ऑर्गेनिक रिजल्ट स्टार्ट हो रहे हैं। इससे पहले वो सारे एड्स हैं, वो सब एड्स हैं, वो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स नहीं हैं। अच्छा जी, 1464, 1187, 2, थर्ड पे 1950, फोर्थ पे 681, फिफ्थ पे 1480, सिक्स नंबर वाले के 1187, सेवन्थ नंबर वाले के 402, एट्थ नंबर वाले के 651, और ये आ गया इसके बाद, ये भी स्पॉन्सर्ड आ गया। यहाँ से नीचे आ जाएं आप, 7921 एट नंबर है, नाइन्थ नंबर 2274, टेंथ नंबर 202। तो हमें क्या पता चला, इस आइटम में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इस कीवर्ड के ऊपर बॉक्सिंग ग्लव्स, जब वो हमने सर्च किया, बॉक्सिंग ग्लव्स के ऊपर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जितनी ज्यादा आइटम्स निकली हैं उनमें लोग जो ऑलरेडी सेल कर रहे हैं उनके बहुत ज्यादा रिव्यूज हैं। अच्छा, स्क्रीन स्लो है, क्या मसला है स्क्रीन का? आप स्क्रीन साथ नहीं चल रही उसके? ठहरे मैं दोबारा शेयर करता हूँ ना उसको, एक मिनट। स्टॉप। आप लोग अपने एंड पे इंटरनेट को भी देखें शायद, लेकिन अगर ज्यादा लोगों को मसला आ रहा है तो फिर यहीं से होगा। अच्छा, अभी देखिए, अभी ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट करके ये मैंने इसको सवान्स लेदर बॉक्सिंग ग्लव्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब ठीक है। अच्छा, चले, अभी तो वैसे भी हमारा हो गया टाइम पूरा, कल इसको इंशाल्लाह देखेंगे, ठीक करेंगे। अच्छा, अभी आज आप लोगों को फिर पता चल गया कि अमेजोन की प्रोडक्ट जो हंटिंग है वो क्या होती है। प्रोडक्ट हंटिंग की कौन कौन सी टाइप्स, उसमें कौन कौन से, वो दो उसकी टाइप्स हैं। एक प्रोडक्ट रिसर्च है, उसके बाद दो स्टेप्स हैं बेसिकली। उसके बाद प्रोडक्ट वैलिडेशन है। और प्रोडक्ट रिसर्च हमने किस तरह से करनी है, प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर हमने ये वाले फिल्टर्स लगाने हैं। ठीक है, प्राइस का फिल्टर हमने देखना है, सेल्स का देखना है, नंबर ऑफ रिव्यूज का देखना है, रेटिंग हमने देखनी है कि उसकी 4 स्टार से ज्यादा हो। ठीक है, लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर, ये सिर्फ जंगल स्काउट के लिए होता है, इसको आप छोड़ दें। अभी सिर्फ आप 1 2 3 4 ये 4 चीजें देखें। ठीक है, प्राइस इसके दरमियान में हो, सेल्स उसकी जो है वो 300 यूनिट पर मंथ के करीब हो, जो कि आपको जंगल स्काउट और हीलियम से पता चलेगा, जो कि हम कल देखेंगे इंशाल्लाह। रिव्यूज उसके जो हैं वो आपके टॉप 10 में एटलीस्ट 3 लोगों के 200 से कम रिव्यूज हों। ठीक है, जहां से आपको पता चलता है कि इसमें हमारी स्पेस बन सकती है। रेटिंग जो है वो उसमें सब सेलर्स की 4 से ज्यादा होनी चाहिए, 4 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको बल्कि आप 4.5
3 कर लें। ये इनिशियल फ़िल्टर्स हैं जो कि हम उसको लगाते हैं। उसके अलावा साइज़ एंड वेट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है? आपकी जो प्रोडक्ट है उसका साइज़ और वेट वो नॉर्मल हो। अगर आपका मतलब प्रोडक्ट का वेट बहुत ज़्यादा है, साइज़ उसका बहुत एनॉर्मस है, तो उससे क्या होगा कि आपको एक तो शिपमेंट फ़ीस बहुत ज़्यादा पड़ेगी, दूसरा जो एफबीए की स्टोरेज फ़ीस है बहुत ज़्यादा होगी और जो अमेज़न की शिपिंग फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है? चाइना टू यूएस, यूके शिपमेंट वो ज़्यादा हो गई। उसके बाद वेयरहाउस में स्टोरेज की फ़ीस ज़्यादा हो गई। वेयरहाउस से जब कस्टमर को डिलीवर होना है तब उसकी फ़ीस ज़्यादा होगी। ठीक है? तो वो उसमें फिर प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। ईज़ ऑफ सोर्सिंग हो, ईज़िली सोर्स कर सकते हो उसकी या मैन्युफैक्चरिंग उसकी वो भी ईज़ी हो। सीज़नैलिटी मैंने शुरू में बताया था, सीज़नल प्रोडक्ट ना हो। मार्केटेबिलिटी, ईज़िली मार्केट हो सके, मतलब मार्केट में एक वास्ट लेवल पे लोगों की डिमांड हो उसकी। यूनिकनेस, यूनिक हो, ईज़िली मतलब ऑफ़लाइन वो प्रोडक्ट ईज़िली अवेलेबल ना हो, यूनिक हो, ठीक है? ऑफ़लाइन वो प्रोडक्ट ईज़िली अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर हम यूएस की बात करते हैं तो यूएस के जो स्टोर्स हैं, ग्रोसरी स्टोर्स वग़ैरह या दूसरे स्टोर्स, वहाँ पे वो ईज़िली ना मिलती हो, इस तरह की चीज़ हमने ढूँढी है। चलें, ये बाकी चीज़ें इंशाल्लाह हम कल कवर करेंगे और आप लोग जो क्वेश्चंस हैं आपके प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड, इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपने लाज़मी करने हैं फ़ेसबुक ग्रुप के ऊपर, जहाँ पे मैं अभी पोस्ट बना रहा हूँ, आपकी टुडेज़ क्वेश्चन वाली। तो यहाँ पे प्लीज़ दिल खोल के जितने आपसे क्वेश्चन हो सकें आप लोग करें। जी, आप अपने एक्सिस्टिंग कारोबार को अमेज़न पे ला सकते हैं अगर आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट वैलिडेशन क्राइटेरिया पूरा करती हैं तो। हाँ जी, आप अमेज़न को पे करते हैं टॉप पे शो करवाने के लिए, वो पीपीसी के थ्रू जो है वो उसमें हम एड्स लगाते हैं, पीपीसी कैंपेन बनाते हैं। वही क्वेश्चन फेसबुक पे, जस्ट अ मिनट मैं अभी ये पोस्ट बना रहा हूँ। टुडेज़ क्वेश्चंस। ये आपका बैच 1 वाले ग्रुप में बन गई पोस्ट और ई-कॉम बैच 2। ये लें जी, ये दोनों ग्रुप्स में आपकी पोस्ट लग गई। आप लोग प्लीज़ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखिए अपने सारे और अपने जितनी जल्दी हो सकता है टूल्स उसको बाय कर लें, ठीक है? ताकि हम आगे जो है वो स्मूथली कंटिन्यू कर सकें। अरीबा सादिक, आपको अगले 3-4 लेक्चर्स में क्लियर हो जाएगा कि आप अपना बिज़नेस अमेज़न पे शिफ्ट कर सकती हैं या नहीं कर सकती, ठीक है? आपको अगले 3-4 लेक्चर्स में क्लियर हो जाएगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट समीउल्लाह चौधरी समीउल्लाह, मैं आपको काफ़ी दफ़ा आप लोगों को बता चुका हूँ कि आपकी डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आप होलसेल कर रहे हैं, पीएल कर रहे हैं और आप पीएल में आपकी प्रोडक्ट कहाँ से सोर्स कर रहे हैं? आप पाकिस्तान से कर रहे हैं, यूएस, यूके से ही कर रहे हैं, चाइना से कर रहे हैं। आपकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, उसका वेट क्या है, वॉल्यूम क्या है, उस सब पे डिपेंड कर रहा है।
तो ये कोई इस तरह का काम नहीं है, ये एजेंसी थोड़ी ले रहे हैं हम किसी चीज़ की। कि हम कहें जी लेज़ की एजेंसी लेनी है हमने तो 1 करोड़ की लेज़ की एजेंसी मिल जाएगी या पेप्सी, कोका कोला की। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा फैक्टर इन्वॉल्व है ना, मैं आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट एग्ज़ैक्टली नहीं बता सकता। लेकिन ये कि $3-4,000 से आप एक कुछ छोटी-सी प्राइवेट लेबल यूके में या यूएस में आप उसको बहुत थोड़े से स्टॉक के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है? कि जहाँ का अकाउंट बनाना है उस्मा जावेद आपने वहीं का नंबर बाय करना है ना, यूएस में बनाना है तो उधर का यूके में बनाना है, उधर का बाइक से आपको दोनों मिल जाएँगे। भाई टूल्स आपको खुद ही सर्च करने हैं, मैं नहीं बताऊँगा। आपको मैंने स्टार्ट में समझाया ना, आप लोग लाखों रुपए का बिज़नेस या तो अपना खुद करने जा रहे हैं या आप किसी और का हैंडल करने जा रहे हैं। तो आपसे ये 15 से 2000 का डिसीज़न नहीं हो रहा, तो आप किस तरह से लाखों के डिसीज़न लेंगे? हुँ? चलें ठीक है जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है आप लोगों से। आप लोग प्रोडक्ट हंटिंग को प्लीज़ एक्सप्लोर करें और एक्सप्लोर करने के बाद आपके जो भी क्वेश्चंस बनते हैं आप इसको फेसबुक ग्रुप पे पोस्ट करें वहाँ पे इंशाल्लाह। ठीक है जी, कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह आप लोगों से। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।